नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल। अब हरियाणा में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ने लगी है। एक तो मौसम की गर्मी, दूसरी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल गर्मी। कल 3 जगह पर कांग्रेस और बीजेपी या कांग्रेस के लोग थोड़े गर्म हुए या भिड़ंत हुई। हिसार में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की भिड़ंत हो गई एक मीटिंग में। रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रोटोकॉल को लेकर करके बहुत गर्म हो गए। लेकिन कुरुक्षेत्र में मसला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके पहले कि हम कुछ और कहें, पहले ये वीडियो देखिए। आउटसाइडर ने बात करनी, आउटसाइड नहीं, ये नहीं करेंगे हम तो। तो ये एक वीडियो है। कुरुक्षेत्र में कल मीटिंग हो रही थी। अशोक अरोड़ा जी थे वहां, पार्षदों के पति। आजकल तो पार्षद पति का जमाना है, मतलब जब से ये महिला आरक्षण हुआ। और उसके बाद स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हाथापाई तक आ गई। पुलिस और तमाम तरह की चीजें हुई और इसको लेकर के पूरे हरियाणा में कल बवाल मचा रहा। इस मसले पर बातचीत करने के लिए खुद अशोक अरोड़ा साहब, जो थानेश्वर से एमएलए हैं, कांग्रेस से हैं, किसी जमाने में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष, पहले मंत्री रहे हैं। तो अशोक अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है ना? जी, ये कल क्या हो गया? अमूमन अशोक अरोड़ा बहुत कूल ठंडे ठंडे रहने वाले एकदम कल गर्म हो गए और तनातनी दोनों तरफ से हो गई। कल क्या ऐसा हो गया? और हिसार हरियाणा में कल 3 जगह हुए, लेकिन कुरुक्षेत्र में स्थिति बेकाबू हो गई। क्या हुआ, क्या था? नगर परिषद की मीटिंग रखी हुई थी कल, जी। और मेरे पास भी लेटर आया था कि आपने मीटिंग में आना है। तो मैंने इनका जो प्री प्लान था कि वहां हम झगड़ा करेंगे, मैंने जिला की जो हमारी डीसी है नया सिंह जी, उनको मैं मिला। मीटिंग से पहले मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो कि जो पार्षद हैं केवल उनको ही मीटिंग में अलाउ करो, और ये डायरेक्टर का लेटर भी है, तो आप इसको आश्वस्त करो कि मीटिंग में बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो उन्होंने नगर परिषद के ईओ को कहा। ईओ ने मीटिंग से एक दिन पहले शाम को एक लेटर निकाल दिया कि कोई भी पार्षद प्रतिनिधि या उनके परिवार का सदस्य, इवन यहां तक भी लिख दिया कि मीडिया भी कवर नहीं करेगा, केवल वही लोग अंदर रहेंगे। तो कल जैसे मैं मीटिंग में गया तो बहुत से लोग, पार्षद पति भी, उनके परिवार के लोग भी वहां बैठे। तो मीटिंग जब शुरू हुई तो मैंने कहा मैंने कहा कि आपने लेटर लिखा था कि कोई यहाँ पर नहीं आए, तो अब आप देख लो कि लोग कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मीटिंग शुरू करने से पहले जो मीटिंग का प्रोटोकॉल बनता है, जो डेकोरम बनता है, आप उसको लागू करो। तो मैं ईओ को कह रहा था इतने में, क्योंकि वो सीखे सिखाए भेजे हुए थे किसी के, वहां उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज शुरू कर दी, जो आपने वीडियो में भी देखा। मैंने उनको कहा भी कि मेरी आपसे कोई बात नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं। तो उन्होंने गाली गलौज करी। अगर उठ के आए तो मैं भी स्वाभाविक रूप से, अगर किसी को आप गाली तक निकाल दोगे, वहां पर बैठ के एक एमएलए को चोर कहोगे, यूं को, अगर खुद एसपी को फोन लगाया, मैंने कहा एसपी साहब क्या यहाँ लड़ाई करवाने के लिए, हमें पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए बैठे हैं क्या? तो बाद में पुलिस आई और मैं वहां से आ गया। ये कल का एपिसोड है। एक नगर परिषद की मीटिंग में जो हमला हुआ है ना, ये अशोक अरोड़ा पे या एमएलए पे हमला नहीं है, ये प्रजातंत्र पे हमला है। मेरे पे हमला करते तो बाहर कर लेते। मैं रोज सारा दिन बाहर घूमता हूँ, मेरे साथ कोई रंजिश थी तो बाहर कर लेते। असल में क्या है कि 4 दिन पहले यहाँ पर ग्रीवेंसेस की मीटिंग हुई थी, वहां भी प्रोटोकॉल तोड़ गए
जो हमारे एक्स मिनिस्टर जाके बैठ गए। तो इस प्रकार से ये सिर्फ जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो हमारा संविधान है, देश है, उस संविधान से चलता है, ना कि भावनाओं से। ये एक वजह है क्या? क्योंकि थानेश्वर से सुभाष सुधा पिछले 2 बार से एमएलए रहे और इस बार हार गए। पिछले बार आप कम वोटों से आप हारे थे, इस बार वो हार गए। अब चूंकि सरकार बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस के हैं और ये गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का भी, और जो आप सुभाष सुधा जी हैं जो फॉर्मर एमएलए या मिनिस्टर भी रहे, एक्स मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री जी के भी करीब हैं। तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ एक बीजेपी के नेता हैं जो इस बार चुनाव हार गए लेकिन सरकार उनकी आ गई, गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री है, और आप दूसरी तरफ कांग्रेस के में यानी ऑपोजिशन से हैं और आप जीत गए। तो एक तनातनी का माहौल कुरुक्षेत्र में कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि 2 नेताओं के बीच का ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। एक जीता हुआ, दूसरा हारा हुआ, हारे हुए वाले की सरकार है। प्रजातंत्र के अंदर एमएलए या एमपी लोग बनाते हैं, और जो आप वर्चस्व की बात करते हो, वर्चस्व तो जनता देती है। वो 2 बार एमएलए बने, हमने कभी दखलंदाजी नहीं की। हम तो आज भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नजदीक है, तो मुख्यमंत्री जी उनको कोई बढ़िया सा पद देना कि मुख्यमंत्री के हल्के में अगर विकास हो तो मुख्यमंत्री का जो प्रतिनिधि के तौर पे हो रहे, तो यहाँ भी विकास हो। परंतु ये तो नहीं है ना कि आप जो चुने हुए उनको पिटवाने का काम करो, उनको गालियां दिलवाने का काम करो। ये प्रजातंत्र में कहाँ रखा है? आप स्वयं बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। इस प्रकार की घटना मैंने तो अपने 35 साल में नहीं देखी कि जब प्रोटोकॉल तोड़ के आप लोगों को इस प्रकार के कहो। जब ये घटना घटी तो 2 स्टेटमेंट बड़े प्रमुखता से आए। एक स्टेटमेंट आया दीपेंद्र हुड्डा का, उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये आपत्तिजनक भी है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा आया आपके पुराने मित्र अभय जी का, वो क्या उनका स्टेटमेंट था कि जब तक अशोक अरोड़ा आईएनएलडी में रहे किसी ने नजर उठाने की हिम्मत नहीं की, ये कांग्रेस में गए तो देखिए क्या क्या हो रहा है। ये 2 स्टेटमेंट। बात ना तो कांग्रेस की है ना आईएनएलडी की है। उन दोनों नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे बारे में कहा, परंतु बात तो ये देश के प्रजातंत्र की है। देश के प्रजातंत्र पे हमला हुआ है, हाउस के अंदर हमला हुआ है। मैं कहता हूं देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी समेत बीजेपी सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। क्या सुभाष सुधा जी से या किसी और से कोई बात हुई? सुभाष सुधा जी से तो चलिए क्या बात होगी, लेकिन क्या इस घटना के बाद हुआ क्या? अब आगे क्या हो रहा है? मैंने तो पुलिस कप्तान को एप्लीकेशन दी, उस पर भी हमला करने का इन्होंने प्रयास किया। तो मेरी तो एक है कि मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री से भी मिलूं, गवर्नर से भी मिलूं, और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन लोग हैं। ऐसे लोग जो कि हाउस के मेंबर नहीं है वो अंदर आए कैसे, आए तो मेरे ऊपर हमला कैसे किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे से ये इंश्योर होना चाहिए कि चाहे किसी की भी मीटिंग हो, जो हक बनता है, जो मेंबर है, केवल वही बैठे। अगर ऐसे तो फिर चलेगा ना देश। ये शुरुआत आपसे हुई थी या उधर से हुई थी? आप वीडियो देखो, मैं तो ईओ से बात कर रहा हूं। मैं ईओ को कह रहा हूं कि आपके जो लेटर निकला हुआ है उस लेटर के अकॉर्डिंग आप मीटिंग चलाओ। आप उन लोगों को कहो कि वो बाहर चले जाए, उनको अगर चेयरमैन से काम है बाद में मिल ले। परंतु मैं ईओ से बात कर रहा हूं और उन्होंने सीधा मेरे को कहा कि तू चोर है, तू कैसे बैठा है यहाँ। तो ये शुरुआत कहां से हुई, ये आप देख। तो जब ये घटना घट गई, आपने कहा कि आपने पुलिस को भी, एसपी को भी सूचित किया, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई, कोई छानबीन, कोई कार्रवाई? चूंकि बहुत तरह की वीडियोस तो आ गए सोशल मीडिया पर भाई कि यहाँ पर मैं हाउस में बैठा हूँ, ये लोग ज्यादा हैं, इन्होंने बाहर से लोग बुलाए हुए हैं, तो इस प्रकार आप मरवाओगे क्या हमें? तो फिर 15 मिनट बाद वहां पुलिस आई, पुलिस ने सबको बाहर निकाला।
और फिर हाउस की मीटिंग पोस्टपोन कर दी। अच्छा, फिर हाउस की मीटिंग हुई नहीं, वो पोस्टपोन हो गई। वो निकाले नहीं, जो बाहर ही निकाले गए थे हमने पोस्टपोन कर दी। ये तो कुरुक्षेत्र की घटना हो गई। हिसार में भी घटना घटी और फिर रोहतक में भी कल ये 3 घटनाएं हुई। तीनों जगह कांग्रेस के लोग ही वहां पर थे। ये अचानक, अब मतलब काफी दिन हो गए चुनाव के, हालांकि अभी आपके दल में सीएलपी लीडर है ना, संगठन, ये सब तो जिसके बारे में आप लगातार कहते रहते हैं, ये अब अचानक गर्मी बढ़ने लगी है, लोग एग्रेसिव होने लगे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अब अपोजिशन वाले रोल में या उस भाव में आने लगे हैं, या ये एक बहुत ही लोकल इशू है कुरुक्षेत्र का या हिसार का या रोहतक का? ये बात नहीं है कि संगठन है नहीं, सीएलपी है नहीं। बात तो जो देश के संविधान में जो अधिकार जिसको दिए हैं और उस अधिकारों से ऊपर जाके दूसरे लोग उनके बारे में कहें। जैसे हिसार की ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी, हिसार की ग्रीवेंसेस की मीटिंग में चंद्र प्रकाश जी के ऊपर ये कहने लगे कि ये कैसे जीत के आ गया, कहा बीजेपी की पूर्ति, बीजेपी की पूर्ति तुम घर में जाके बैठ लो, तो चंद्र प्रकाश जीत के आया, इसका सम्मान तो करो। और रोहतक के अंदर एक दिशा की मीटिंग, तो किसी पार्टी का भी एमपी हो, वो चेयरमैन होता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से डीसी उसे रिसीव करता है, और डीसी वहां पर रिसीव नहीं करने गया तो उसके बारे में कहा दो। आप ही, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप भी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, इन चीजों को आप भी उठाएं ताकि देश के संविधान में जो अधिकार जिसको मिले हुए वो अधिकारों का उसका इस्तेमाल हो। आप जो ये कह रहे हैं कि जिनको जो अधिकार मिला वो उसका वो अधिकार मिलना चाहिए, अब मैं बड़े सवाल पर आता हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी घटनाएं बड़े इश्यूज को या बड़े मसलों की तरफ इशारा करती हैं। बीजेपी की सरकार दोबारा यहां, या तिवारा या चौथी जो भी है वो आ गई। हालांकि कांग्रेस वालों को बहुत उम्मीद थी कि शायद उनकी सरकार आ जाए, इस बार बन जाए। क्या जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जिनको भी जो अधिकार है वो दिए जाएं, तो आपका ये कहना है या मैं ये मानूं कि मौजूदा व्यवस्था में जो चुने हुए प्रतिनिधि अगर बात करें तो उनको जो उनके अधिकार है वो नहीं मिल पा रहे हैं? निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार द्वारा जो अधिकार मिले हुए हैं हमें संविधान के अंदर, उनके ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश होती है। तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर जो हम 90 के 90 एमएलए चुन के आए हैं, सबके बराबर के अधिकार है। ये ठीक है कि सरकार उनकी है, सरकार उनकी है, उनका सत्ता पक्ष का है, परंतु जहां तक एमएलए की बात है कि 90 के 90 कुलीग है, 90 के 90 एमएलए को संविधान में बराबर के अधिकार है। इनकी सरकार बनती है तो मंत्री के अधिकार उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बाकी एमएलए के अधिकार तो सारों के बराबर है। तो मौजूदा सरकार तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, 90 के 90 बराबर हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वरिष्ठों से, तो मैं कुरुक्षेत्र के कल की इस घटना का जिक्र कर रहा था। वो कह रहे थे कि देखिए किसी एमएलए को कोई दिक्कत नहीं है, जो कुरुक्षेत्र में हुआ वो स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई है बिटवीन दो लोग हैं वहां पे, उनके बीच का ये रिजल्ट है। वरना किसी विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे कोई हो, उनसे बीजेपी की सरकार उनके साथ भेदभाव नहीं करती है। बल्कि वो ये कहने लगे कि आप देख लीजिए सिरसा के कांग्रेस के विधायक, दूसरे कांग्रेस विधायक तो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं कि देखिए हम अपोजिशन में फिर भी हमारी बात सुनी जाती है, हमें तरजीह दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है और वहां के एमएलए के लिए, उस हल्के के लिए होता है, तो उस एमएलए को निश्चित रूप से सरकार की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उसके हल्के के लिए कोई विकास के कार्य आए। परंतु जहां तक सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हो, अभी परसों ही मंगलवार को विधायक दल की बीजेपी की मीटिंग हुई है, उसमें पास किया गया है कि बीजेपी के हर एमएलए को अपने हल्के के विकास के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे
और बाकी को जो बिल है उसी पे रहना पड़ेगा। फिर सबका साथ सबका विकास का नारा कहां गया? मैं समझा नहीं, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था आपसे कि आपने कहा सबका साथ सबका विकास। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई थी मंगलवार को चंडीगढ़ के अंदर। जी। वहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी के जितने एमएलए हैं सबको अपने हल्के के विकास के लिए 5-5 करोड़ दिए जाएंगे, और बाकी जो एमएलए हैं उनको 1 करोड़ रुपए जो मिल रहा है उसी वही होगा। तो फिर सबका साथ और सबके विकास का नारा क्यों देते हैं? तो लेकिन ये क्या मतलब ऑन द रिकॉर्ड है कि बीजेपी के एमएलए को 5 करोड़ मिलेगा और कांग्रेस वाले को 1 करोड़ मिलेगा? कांग्रेस वालों को तो 5 करोड़ रुपए साल के कहें कि 5 करोड़ रुपए 5 साल के देंगे, 2 करोड़ एक बार, 1.5 करोड़ 2 बार। ये ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में मुख्यमंत्री का बयान है। और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी का बयान है कि हम अपने विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए साल के दें और 1 महीने के अंदर एस्टीमेट बना के दो ताकि धनराशि रिलीज की जा सके। ये फिर आप बताओ ना, आप बताओ कहां से सबका साथ सबका विकास है? नहीं मतलब ऑफिशियली सब एमएलए बीजेपी के एमएलए को मिलेगा या सरकार ये कह रही है कि भाई अपने अपने इलाके में काम कराओ, स्कीम दो, हम वो कर देंगे, या एमएलए को ही ऑफिशियली 5 करोड़ साल का मिलेगा? ऑफिशियली है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 5-5 करोड़ के आप एस्टीमेट भिजवाओ, हम आपके पैसे रिलीज करेंगे अपने एमएलए को एमएलए की मीटिंग में। मतलब वो एमएलए लैंड फंड से है या सरकार की योजनाओं का है? एमएलए की ग्रांट फंड कौन होती है? तो सरकार देती है, सरकार की योजनाओं के, सरकार की योजना पब्लिक हेल्थ की, ये तो अलग है। ये शहर और गांव के विकास के लिए अपने हल्के के लिए 5-5 करोड़ रुपए उनको दिए। तो मैं तो कहता हूँ 5 करोड़ की 10 करोड़ दो, सबको इक्वल दो, सबका साथ सबका विकास तो तभी है। मनोहर लाल जी ने एक बार शुरू की थी, उन्होंने चाहे कांग्रेस के एमएलए थे चाहे लोकदल के, सबको 5-5 करोड़ दिए थे, परंतु इस सरकार ने वो नहीं किया। तो इस पे आप लोग मतलब अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला हो कि जी ऐसा नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं कि आप अपने वाले को 5 और हमें 1 दे रहे हैं। अब तक तो मतलब पिछले मंगलवार से इस मंगलवार से तो 2-3-4 दिन तो गुजर गए, बात तो शनिवार आ गया, तो मैंने देखा नहीं कि कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर के मुख्यमंत्री से मिला हो और प्रोटेस्ट किया हो। विधानसभा में कहा था कि हमें 5-5 करोड़ पहले जो मिलने चाहिए, मुख्यमंत्री ने कहा था 5 करोड़ दूंगा 5 साल के। वो मैं समझ गया कि वो 5 करोड़ 5 साल में, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की मीटिंग में ये हुआ कि बीजेपी के 5-5 करोड़ दिए जाएंगे, तो कांग्रेस के लोग या जो दूसरे लोग हैं वो कोई मंगलवार को मीटिंग हुई उनकी, बुधवार को मीडिया में आया, आप पता है सारे इकट्ठे होंगे, मीटिंग होगी, फैसला लेंगे क्या करना आगे। मतलब फिर तो इस पे मिलना चाहिए कि सब एमएलए को अगर जो मिल रहा है तो बराबर मिलना चाहिए, लेकिन आप की तरफ के मेंबर को इक्वल मिलता है, ऐसे सबको मिलना चाहिए। हम सारे आपस में कुलीग हैं, ये ठीक है। सत्ता दल सरकार बनाने की जिम्मेवारी लोगों ने उनको दी हुई है। मैं एक सवाल करूं आपसे, जो इस तरीके के मसले आते हैं, अगर ये कांग्रेस का संगठन मजबूत होता, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई एक पद पे होता, तो शायद रिएक्शन टाइम जो है वो कम होता और ज्यादा एग्रेसिवनेस के साथ कांग्रेस विपक्ष का रोल अदा कर पाती। मतलब ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उसके पास जो है वो डायरेक्शनलेस तरीके से चल रही है। अगर कोई होता नेता जिसको जिनकी जिम्मेदारी होती सीएलपी के तौर पे या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे, तो आपको लगता नहीं है अशोक कुमार जी कि ये मसले थोड़ा जल्दी उठते, टाइम लैप्स कम होता, एक्शन फास्ट होता? निश्चित रूप से संगठन की कमी और नेता प्रतिपक्ष या सीएलपी का लीडर ना होना, इसमें कमी तो आती है। अगर इस प्रकार के फैसले जो है हाईकमान को जल्दी लेने चाहिए ताकि पार्टी के जो संगठन है और विधायक दल है इकट्ठे होकर सरकार के जो बकायदगी है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सके। विलंब क्यों, ये इतनी 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 देर क्यों हो रही है? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हाईकमान के पाले में गेंद है, हाईकमान ने फैसला लेना है।
परंतु मेरा एक मानना व्यक्तिगत तौर पे है कि ऐसे फैसलों पे इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई सरकार के यहाँ कोई मीटिंग होती है तो उसमें एक अपोजिशन के लीडर की भी जरूरत होती है, कई ऐसी मीटिंग्स, कई ऐसे मसले होते हैं, वहां पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अधिकृत करके भेज देती है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा इस पे कोई फैसला नहीं हो पाता है। क्या ये एक 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 सीरियसनेस की लेवल, एक 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 नॉन सीरियसनेस है, या कोई और मसला है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो 10 जनपद है वो नाराज है? मतलब क्या है मसला, क्या या इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है कि मतलब क्या निकलेगा मंथन से पता नहीं, या दूसरे काम कांग्रेस हाईकमान के पास ज्यादा जरूरी है, हरियाणा को अभी छोड़ दिया है कि आज देखेंगे बाद में क्या होता है। जी, मैंने कहा विधायक दल की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके हाईकमान पे भेज दिया। अब हाईकमान किससे नाराजगी है, किससे दोस्ती है, ये तो या तो आप जानते होंगे, हाईकमान वाले अशोक अरोड़ा को तो इसके बारे में पता नहीं। मतलब आप लोगों ने तो यही कहा ना, अधिकांश एमएलएज ने, कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिए। जो मेरी जानकारी है, जो आपकी भी जानकारी होगी क्योंकि आप एमएलए हैं। एमएलए ने नहीं, सर्वसम्मति से एक फैसला हुआ कि जो हाईकमान करेगा हमें मंजूर। इसमें मतलब व्यक्तिगत कुछ नहीं करता, किसी एक आदमी के नाम का प्रस्ताव नहीं गया, कोई एक आदमी के नाम का नहीं था, हाईकमान पे छोड़ दिया। और जब सर्वसम्मति शशि रंजन जी फैसले हो जाते हैं, उसमें फिर किसी का किसकी आस्था किसमें है किसकी नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, सर्वसम्मति प्रस्ताव गया हुआ है। मतलब जो हरियाणा कांग्रेस एमएलए का प्रस्ताव गया वो ये गया कि हाईकमान जिसको तय कर दें, किसी एक नाम पे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दीजिए या इनको या उनको, ये कोई एक नाम नहीं गया, सीधा सीधा गया, सर्वसम्मति से गया हुआ है। और इसमें किसी 37 के 37 एमएलए का कोई किंतु परंतु नहीं, सबने ये कहा कि जो हाईकमान तय कर दे। सब एक लाइन का 2 लाइन का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव आप लोगों ने दिया या जो मतलब हाईकमान से जो प्रतिनिधि आते उन्होंने कहा ऐसा प्रस्ताव बना दो? ये प्रस्ताव हमारे पार्टी के स्टेट अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने विधायक दल की मीटिंग में रखा और सर्वसम्मति से 37 के 37 एमएलए ने उसका अनुमोदन। तो आप तो अंदर के इतने वरिष्ठ हैं, कुछ जानकारी है कि कब तक लड्डू किस घर में बटेगा कांग्रेस वाले खेमे में? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, समय अब पूरा हो रहा है, आखिरी सवाल, कुरुक्षेत्र में जो ये तनातनी का माहौल है या थानेश्वर में जो तनातनी का माहौल है वो दूर हो पाएगा या आने वाले वक्त में और बढ़ेगा? अशोक अरोड़ा की किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और ना मैं कभी किसी से व्यक्तिगत द्वेष रखता। मेरी लड़ाई तो 73 हल्के के जनता के साथ के लिए लड़ता हूं। कहीं भी कोई बकायदगी होगी, चाहे किसी के खिलाफ होगी, आवाज जरूर उठाऊंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे बाहर हो। बाकी मेरा ना किसी से द्वेष है ना मेरी व्यक्तिगत लड़ाई। कभी सुभाष सुधा जी से आपके जीतने के बाद कोई बातचीत हुई कभी? मेरी सुभाष सुधा से कोई लड़ाई नहीं है। रही बातचीत की बातचीत तो इस चुनाव से पहले की भी नहीं हुई कभी। अच्छा, मतलब कितने, मतलब एक वक्त था ना जब आप लोग दोनों मतलब एक दूसरे के इतने करीबी थे कि एक दूसरे के दिल में रहते थे, मुझे वो वक्त भी याद है। और उसके साथ साथ फिर वक्त बदलता गया और आज हालत यहां तक पहुंच गई है। आपको बताता हूं मैं, वक्त भी बदला है, वक्त के नेताओं की सोच बदल जाती है। मैंने चुनाव लड़ा, सबसे पहले मेरे मुकाबले में पंडित देवेंद्र शर्मा जी थे, फिर राम प्रकाश जी थे, प्रताप सिंह सैनी थे, रमेश गुप्ता था, गुरदयाल सैनी था। ये सब लोग मेरे से उम्र में बड़े थे। इनमें इनके पैरों पे हाथ लगाता था और हाथ जोड़ के नमस्ते करता था, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता था। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाए ना, उसको ये दिक्कत है सिर्फ। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अब देखते हैं कि थानेश्वर में आगे अभी और क्या क्या होता है। अभी तो पूरा साल भी आप ये शुभकामनाएं दो कि कुरुक्षेत्र में पहला महाभारत हुआ था, एक कल हुआ, आगे ना हो।
हालांकि ये वही धरती है जहां पे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन अब जो मौजूदा वाले लोग हैं गीता का ज्ञान भूल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये अशोक अरोड़ा जी हैं। कल जो थानेसर में हुआ वो ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया, ये बहुत दिनों से स्थितियां बन रही थी, बनते 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 कल उसका विस्फोट हुआ। लेकिन वो बहुत ही मतलब एक सिंबॉलिक था। लेकिन एक चीज और है कि जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं वो आक्रामक भी हो रहे हैं, और अशोक अरोड़ा जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है वो मिलना चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी का भी इस बातचीत के लिए, और आपका भी ये एपिसोड देखने के लिए। आप देख रहे थे शशि रंजन के तीखे सवाल। अगले एपिसोड में एक और मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।